गाड़ियां ठीक करने वाले मैकेनिक ने दुनिया के अमीर तरीन इन्वेस्टर्स को 1 अरब यूएस डॉलर्स का चूना लगा दिया, जो कि करीब 8,500 करोड़ रुपए बनते हैं। ये काम उसने अमेरिका जैसे मुल्क में रहकर खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत की। ना ही वो उधार लेकर भागा और ना ही उसने कोई बैंक डकैती की, बल्कि ये सारे पैसे उसने सोलर पैनल्स बेचकर हासिल किए। उसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके जाल में फंस गए। पर आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया? कौन था वो शख्स जो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स को भी अपने जाल में फंसा बैठा, और सबसे बढ़कर उसका भांडा कैसे फूट पड़ा? फोनिया के 36 साला जेफ कार्पोफ ने अपनी बीवी के साथ मिलकर कार रिपेयरिंग का एक बिजनेस शुरू किया, जिसमें दोनों बतौर मैकेनिक अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनका ये बिजनेस ठप हो गया और अब उनके लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया था। जेफ के जहन में अमीरी का भूत सवार था, लिहाजा वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता। लेकिन नाकामी हमेशा उसका मुकद्दर बनी रही। जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पतली हो गई तो उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दी ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा, घर का रेंट और दीगर बिल्स अदा करना मुश्किल होने लगे, और ड्रग्स बेचकर ये सब करना भी उसे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं लगता था। इसीलिए वो नौकरी ढूंढने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे एक सोलर पैनल सेल्समैन की जॉब मिल गई। वो सोलर पैनल सेल करने के लिए दिन भर लोगों से मीटिंग्स करता, और इसी वजह से उसे लोगों का फीडबैक जानने का मौका मिलता रहता। कुछ ही अरसे के बाद उसने रियलाइज किया कि लोग सोलर पैनल्स खरीदने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनको खौफ है कि उनके सोलर पैनल्स कहीं चोरी ना हो जाएं। जेफ कार्पोफ इसी खौफ को खत्म करके बहुत सारा पैसा बना सकता था, क्योंकि अब उसे एक सॉलिड आइडिया मिल चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के सोलर पैनल्स महफूज बनाए जा सकें। अगर इन पैनल्स को किसी ट्रक या ट्रेलर पर फिक्स कर दिया जाए और दिन भर इस्तेमाल करने के बाद रात को उन ट्रक्स को महफूज मकाम पर पार्क कर दिया जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक मसला था कि जेफ कार्पोफ पढ़ा लिखा नहीं था, यानी इस प्लान को कैसे कामयाब बनाना है इसकी टेक्निकल नॉलेज उसके पास नहीं थी। लिहाजा उसने अपने ब्रदर इन लॉ को कांटेक्ट किया, जो कि एक मैकेनिक था। कुछ अरसे की मेहनत के बाद दोनों ने एक मोबाइल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया। ये एक फ्रेम पर मुश्तमिल था जिसके नीचे टायर्स लगे हुए थे, और इस फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल्स को फिक्स किया गया था। सोलर पैनल्स यूज करने के बाद इनको दोबारा लॉक करके महफूज जगह पर पार्क किया जा सकता था। दूसरी जानिब पोर्टेबल डीजल जनरेटर्स भी मार्केट में मौजूद थे, और वो भी जेफ कार्पोफ के आइडिया की तरह ही काम करते थे। बस फर्क इतना था कि जेफ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। पोर्टेबल जनरेटर्स की मार्केट 3 अरब यूएस डॉलर्स थी। इस मार्केट का मुकाबला कैसे करना है, या लोगों को डीजल जनरेटर से सोलर जनरेटर की तरफ कैसे रागिब करना है, इसके बारे में ना ही जेफ को कोई आइडिया था और ना ही उसके ब्रदर इन लॉ को। लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी। उनकी कार रिपेयर शॉप पर वॉटसन नामी एक कस्टमर आया करता था, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। जब उसे जेफ की इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उसने उन्हें एक कंपनी बनाने की ऑफर की। कंपनी का नाम डीसी सोलर रखा गया, और इसमें वॉटसन और उसकी टीम भी शामिल हो गई, जो कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभालने लगे। सबसे पहले आम पब्लिक को टारगेट करने के बजाय उन्होंने बड़ा काम करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड को टारगेट किया, क्योंकि उस वक्त मूवीज सेट पर डीजल जनरेटर्स इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि बहुत शोर पैदा करते, और इस कंडीशन में डीसी सोलर कंपनी के मोबाइल सोलर जनरेटर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। उनका प्लान कामयाब हो रहा था और कई बड़ी फिल्म्स के सेट पर इनके सोलर पैनल्स इस्तेमाल होने लगे। 2009 में मशहूर अमेरिकन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर ने इन सोलर पैनल्स की तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर की, और ये कंपनी के लिए एक बड़ी प्रमोशन थी। दूसरी जानिब जेफ मुख्तलिफ बिजनेसमैन से मिलने लगा और अपना एक नेटवर्क बनाने लगा। वो पब्लिक गैदरिंग में भी अपनी कंपनी के बारे में बताए बिना नहीं रहता था, और देखते ही देखते जेफ ने वर्ल्ड फेमस लॉ फर्म निक्सन पीबॉडी से हाथ मिला लिया। इस दौरान अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिसमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टैक्स क्रेडिट को 3 गुना कर दिया गया, जिसका मतलब था कि जो भी कारोबार अपने लिए सोलर पैनल्स खरीदेगा उसे 30% पैसे वापस किए जाएंगे।
यानी अगर कोई भी कंपनी सोलर टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगी उसका 30% उसे हुकूमत अदा करेगी। ये कंपनीज के लिए डबल मुनाफा था। सोलर पैनल से वो बिजली की कॉस्ट भी बचा सकते थे और 30% हुकूमत से भी ले सकते थे। गवर्नमेंट की इस धमाकेदार ऑफर के साथ ही जेफ की कंपनी डीसी सोलर भी एक नया पैकेज मार्केट में ले आई, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी कंपनी उनसे सोलर पैनल्स सिर्फ 30% एडवांस देकर खरीद सकती है और बाकी का 70% वो किस्तों में अदा कर सकते हैं। डीसी सोलर की ऑफर इतनी धमाकेदार थी कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि सपोज करें कि 1 लाख रुपए के सोलर पैनल्स हैं जिसका 30% यानी 30,000 रुपीज अदा करके डीसी सोलर से पैनल्स बुक करवाए जा सकते थे और वही 30% गवर्नमेंट उनको कैश बैक की सूरत में वापस करेगी। यानी बिना कोई पैसे खर्च किए लोग मोबाइल सोलर पैनल्स लगा सकते थे और बाकी का 70% उनको वैसे ही किस्तों में डीसी सोलर को देना था, जो वो बिजली का बिल बचाकर आसानी से जमा कर सकते थे। ये एक विन विन सिचुएशन थी। इसके चलते डीसी सोलर का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। 2011 में जेफ एक बेसबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था जब अचानक उसको मैसेज मिला कि मशहूर पेंट कंपनी शेरविन विलियम्स ने 192 मोबाइल सोलर जनरेटर्स का ऑर्डर किया है। ये जेफ का सबसे बड़ा ऑर्डर था जिसकी कुल रकम $29 मिलियन थी। इसके अलावा एक अमेरिकन बैंक टैक्स रिडक्शन और जॉब क्रिएशन पर काम कर रहा था और वो डीसी सोलर के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता था। जेफ ने नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और फेक स्टैटिस्टिक्स के जरिए अमेरिकन बैंक को ये भरोसा दिलाया कि सोलर जनरेटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे वो अमेरिकन बैंक को कन्विंस करने में कामयाब हो गया और वो अमेरिकन बैंक डीसी सोलर का पहला फाइनेंशियल पार्टनर बन गया। अमेरिकन बैंक का प्लान था कि वो अगले चंद सालों में डीसी सोलर से सोलर जनरेटर्स खरीदकर लोगों को लीज पे दिया करेंगे, जिससे लोगों पर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का दबाव कम होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे मामला बिगड़ना शुरू हो गया। जो सोलर जनरेटर्स मूवी सेट्स पे इंस्टॉल किए गए थे उनमें प्रॉब्लम आने लगी और वो बार बार बंद हो जाते थे और ऐसा होना ही था क्योंकि जेफ और उसके ब्रदर इन लॉ ने बगैर किसी नॉलेज के इनको तैयार किया था। और हैरानकुन बात यह कि अक्सर इंफॉर्मेशन के लिए वो गूगल इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे सभी सोलर जनरेटर मालिकान की तरफ से कंप्लेंट्स आने लगी और जब सोलर जनरेटर्स बंद हो जाते तो उन्हें फिर से डीजल जनरेटर्स का सहारा लेना पड़ता था। जेफ, जो कि असल में एक आम आदमी था, जब उसके पास इतनी पैसों की रेल पेल होने लगी तो वो अयाशी में पड़ गया। उसका ध्यान काम से हट गया और उसने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। पेंट कंपनी शेरविन विलियम्स के पैनल्स की तैयारी भी जारी थी, लेकिन स्लो स्पीड की वजह से सिर्फ पहली रो वाले पैनल्स तैयार हुए थे और डेडलाइन गुजर चुकी थी। धोखा देने के लिए पिछले वाले पैनल्स को सिर्फ नट बोल्ट्स की मदद से जोड़ दिया गया, जबकि हकीकत में पिछली रो वाले पैनल्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जेफ अपनी अयाशी में मसरूफ था। उसने एक नया घर और नई गाड़ी भी खरीद ली। जब लोगों को ऑर्डर्स टाइम पे नहीं मिलने लगे तो कोई भी कंपनी इन जनरेटर्स को 5 से 10 साल के लिए लीज पर लेने को तैयार नहीं थी और लंबी लंबी लीज के बगैर डीसी सोलर अपने पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स और लीज पेमेंट्स अदा नहीं कर सकता था। लेकिन जेफ और उसकी टीम ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने चुपके से एक नई स्कीम बनाई कि नए बायर्स की लीज पेमेंट को पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा वो खुद को एक सोलर कंपनी डिक्लेयर करते हुए सरकारी खजाने से भी टैक्स क्रेडिट की मद में मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे थे। यानी फेक डॉक्यूमेंट्स और डेटा के जरिए अमेरिकन अवाम के टैक्स का पैसा भी डीसी सोलर ही ले रहा था। अब बारी थी इस स्कीम को प्रैक्टिकल बनाने की। इसके लिए जेफ को नए इन्वेस्टर्स की तलाश थी ताकि नए इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर पुराने वालों को दिए जा सके। वो हर इन्वेस्टर को फेक डेटा दिखाकर ये जाहिर करता कि जनरेटर्स बहुत ज्यादा तादाद में सेल हो रहे हैं और इस काम के लिए वो बिला वजह जनरेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि जनरेटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और हर वक्त कोई ना कोई डिलीवरी हो रही है। इस तरह इन्वेस्टर्स इस काम को प्रॉफिटेबल समझते हुए इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते। ऐसी हरकतें करके जेफ ने शेल कंपनी को भी धोखा दिया और उनसे $76 मिलियन हड़प लिए।
2014 में IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने कंपनी की जांच पड़ताल की कोशिश की तो DC सोलर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने हर तरह से IRS को मुतमईन किया और DC सोलर को बचा लिया। पूरी की पूरी कंपनी इन्वेस्टर्स को मुतमईन करने के लिए स्कैमर बन चुकी थी। असल में जनरेटर सेल ही नहीं हो रहे थे और पब्लिक से कैश कंपनी में आ नहीं रहा था, लेकिन इन्वेस्टर से पैसे लगातार लिए जा रहे थे। जेफ को मजीद बड़े इन्वेस्टर्स की तलाश थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि वैली नेशनल बैंक $76 मिलियन का सोलर इक्विपमेंट खरीदना चाहती थी और उन्होंने ऐसी कंपनीज की लिस्ट मंगवा रखी थी जो लीज या रेंट पर सोलर जनरेटर्स प्रोवाइड करती हैं। उस लिस्ट में DC सोलर कंपनी का भी नाम था, जिसके बारे में लिखा था कि वो अपने 80% जनरेटर्स रेंट आउट करते हैं, जबकि हकीकत में ये नंबर सिर्फ 5% ही था। वैली नेशनल बैंक भी इस धोखे का शिकार हो गया। इसी तरह जेफ कार्पोफ ने मशहूर इंश्योरेंस कंपनी गाइको को भी अपने चुंगल में फंसा लिया। ये कंपनी बर्कशायर हाथवे की ही एक ब्रांच है, जिसके मालिक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार होते हैं, वॉरेन बफेट। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी कंपनी धोखे में आ कैसे गई। इसके लिए भी जेफ ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने अमेरिका की बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टी मोबाइल के एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर उससे एक फेक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, जिसमें ये कहा गया था कि टी मोबाइल DC सोलर से अगले 10 सालों के लिए 1000 जनरेटर्स लीज पर ले रही है। और जब आपके पोर्टफोलियो में टी मोबाइल जैसी कंपनीज हों तो बाकी कंपनीज के लिए ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। गाइको ने भी 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें 8000 जनरेटर्स खरीदे जाने थे और इसकी कॉस्ट $1.2 बिलियन थी। इस डील से शुरू में गाइको को भी फायदा हुआ, क्योंकि वो 30% यानी $377 मिलियन का टैक्स बचा रहे थे। लेकिन असल में उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न और लीज पेमेंट्स देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जबकि इस वक्त जेफ की अयाशी अपने उरूज पर थी। उसने बेशुमार विलास, 100 से ज्यादा गाड़ियां और प्राइवेट जेट भी खरीद लिया था। अब DC सोलर का नाम नेस्कार में भी पहुंच चुका था। DC सोलर की स्पॉन्सरशिप भी कार्स पर नजर आने लगी, यानी कोई भी जेफ को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अब कुदरत ने जेफ की रस्सी टाइट करना शुरू कर दी। DC सोलर के ही एक एम्प्लॉय ने कंपनी का पोल खोल दिया, जिससे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फ्रॉड्स साबित होने पर जेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि जेफ कार्पोफ सोलर जनरेटर्स बेचने की आड़ में पॉन्जी स्कीम चला रहा था, यानी नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने वालों को दे रहा था। और इस किस्म की पॉन्जी स्कीम्स सिर्फ शुरू के ही कुछ सालों तक चलती हैं, लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टर्स आना कम हो जाते हैं तब असल मसला शुरू होता है। इस कंडीशन में कंपनी रातों रात भाग जाती है या फिर कंपनी के मालिकान पकड़े जाते हैं। जेफ कार्पोफ ने अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ $1 बिलियन की पॉन्जी स्कीम चलाई। उन्होंने टोटल 17,000 सोलर जनरेटर्स बनाए थे, लेकिन सिर्फ कागजों में। और इन्वेस्टर्स को जाली GPS ट्रैकर दिखाए जाते थे कि देखें हमारे इतने सोलर जनरेटर्स मार्केट में चल रहे हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वो GPS ट्रैकर्स असल में जनरेटर्स पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोकेशंस पर जमीन में दफनाए गए थे। 9 नवंबर 2021 जेफ कार्पोफ को 30 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ इसकी बीवी और 5 और लोगों को भी इसी स्कीम के साथ ताल्लुक रखने पर सजा सुनाई गई।